बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, बीकॉम पार्ट 2 ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये लेक्चर, ठीक है। अब इसमें नोट कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना कि जो पिछली क्लास में करवाया, जैसे कि आपको वो एक बहुत तवील क्वेश्चंस करवाए। अब देखा होगा आप लोगों ने कि क्वेश्चन पूरा इतना बड़ा कभी नहीं आता। यानी मैंने क्या क्या करवाया, तो मैंने पूरा ब्रांच का साइकिल करवाया, जिसमें 5 चीजें, ब्रांच की जनरल एंट्री, ब्रांच की एग्जिस्टिंग एंट्री, ब्रांच की क्लोजिंग एंट्री, ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट और ब्रांच की बैलेंस शीट। पेपर में अक्सर ये पूरा नहीं आएगा, लेकिन लाजमी सी बात है, तक पूरा साइकिल नहीं सीखोगे काम नहीं कर सकोगे। तो आज के वीक में मैं कोशिश करूंगा कि उसी चीज को करके ब्रांच में कंप्लीट कर दूं। और फिर जो एक सवाल हाथ आपके आ रहे हैं, जो मुझे पूछा जा रहा है कि हेड ऑफिस की बैलेंस शीट, हेड ऑफिस की, तो देखो 2-4 लोग जो कह रहे हैं, मैं अभी आता हूँ, अगले वाला लेक्चर जो होगा वो हेड ऑफिस का होगा। चले मैं ब्रांच को कंप्लीट कर लूँ, ताकि अब वो ब्रांच की तमाम चीजें और क्या हो सकती हैं उसकी। तो आज का लेक्चर 2 सवाल कोशिश करूंगा ब्रांच से रिलेटेड कंप्लीट करूं। एक क्वेश्चन आपको जैसे मैंने दिया भी था, और इसके बाद मैं एक मजीद सीरीज ऑफ क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। मगर मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूं कि पहले इन्हीं क्वेश्चंस को जो किए हुए हैं बार बार करो, ताकि तुम्हें एक वो, ये मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन जो 2004 रेगुलर में आया था। 2004 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4 था। अकाउंट बहुत ज्यादा यार कफ हो रहा है और खांसी हो रही है। तो 2004 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर ब्रांच की हेडिंग में था। जैसे ही आपने देखा तो नजर आया कि बिलाल कंपनी का, कॉर्पोरेशन का सवाल है, लंबा डाटा है। रिक्वायर्ड पढ़ने के बाद तो एडजस्टमेंट डाटा भी नजर आ रहा है कि आपने देखा क्या मांगा उसने, जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, फिर जनरल एंट्री इन हेड ऑफिस बुक इन कॉर्पोरेट ब्रांच प्रॉफिट और लॉस एंड ओवर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट और शो कंप्यूटेशन फॉर ओवर। तो बेसिकली जो सवाल है, वो क्वेश्चन जो है मेन, वो है ब्रांच की तमाम अकाउंटिंग साइकिल। यानी उन्होंने जो आपसे मांगा है, वो मांगा है कि आप कंप्लीट करें ब्रांच के अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करें, ठीक है। तो किस तरह से शुरू करेंगे ब्रांच के अकाउंटिंग साइकिल, ब्रांच की बुक कंप्लीट करनी है, और उसके लिए अब आपने हेडिंग ऐसी डालनी है, बिलाल कॉरपोरेशन के नाम से। पहले बिलाल कॉरपोरेशन, सेकंड लाइन में बिलाल के बाद ब्रांच बुक, थर्ड लाइन में जनरल एंट्रीज। अच्छा, अब इसको अगर हम रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो एंट्री बनेगी, हमारी पहली एंट्री बनेगी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस बिल प्राइस। यानी ब्रांच पहली एंट्री बनाएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। याद रहे कि ब्रांच में ओवर वैल्यूएशन कुछ नहीं रिकॉर्ड होता 4,80,000 से, क्योंकि बिल्ड प्राइस है 4,80,000 की वैल्यू। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, लोकल परचेजेस ऑन अकाउंट क्या बनाएंगे, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट 1,20,000, ठीक है। तीसरी एंट्री क्रेडिट सेल्स टू कस्टमर 3 लाख एंड सेल्स फॉर कैश 1,84,000। यानी कंपाउंड एंट्री बना लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, कैश और सेल्स। क्रेडिट की सेल्स है 3 लाख, कैश की सेल्स है 1,84,000, टोटल बन गई 4,84,000। चौथी एंट्री कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2,50,000। पांचवें नंबर पे नजर आ रहा है, तो साइड हो जाओ यार। पांचवें नंबर पे पेड टू सप्लायर अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 70,000। तो अगर चाहे सवाल बड़ा तो होता है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल होता है
रिटर्न गुड टू हेड ऑफिस डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट, कितने से? 6,000। ठीक है। सेवंथ एंट्री, रिमिटेड कैश टू हेड ऑफिस डेबिट, कैश क्रेडिट 1,80,000 से। और एट्थ एंट्री, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच एंड बाय द हेड ऑफिस। यानी देखो, एक्सपेंसेस पे हुए, कुछ ब्रांच ने पे किए और कुछ हेड ऑफिस ने। तो जो ब्रांच ने खुद पे किए उसके लिए कैश, और जो हेड ऑफिस ने पे के लिए उसके लिए क्रेडिट कर दो हेड ऑफिस। तो ब्रांच ने पे किए 16,800, हेड ऑफिस ने पे किए सिर्फ 800। तो 16,000 और 800 कितना होगा? 17,600। गलत तो नहीं है? ठीक है। 8 8 16 17,600। आठवीं एंट्री के बाद ही अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ। एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर पहला पॉइंट अक्रूड एक्सपेंसेस है, अक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो सिंपल एक्सपेंसेस डेबिट, अक्रूड के लिए चाहो तो अक्रूड, या सीधा सीधा एक्सपेंसेस पेएबल, कितने से? 600। दूसरी एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, वो बनेगी एंडिंग इन्वेंट्री की। लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा, आप यहाँ पे कान खोल के सुन लो सब लोग, पूछते रहता एक दफा मुझसे पहले भी, ठीक है, तमाम लोग सुन लीजिए। एंडिंग इन्वेंट्री का ब्रेकअप दिया हुआ है कि एंडिंग इन्वेंट्री जो है 16,000 है, जो कि कंसिस्ट है लोकल परचेज से। ठीक है। और 16,000 है लोकल परचेज, उसमें 16,000 है लोकल परचेज है, और 15,000 शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस है। एंडिंग इन्वेंट्री ब्रांच की बुक में हमेशा टोटल इस्तेमाल होगी, ब्रेकअप का कोई काम ब्रांच को नहीं है। ब्रांच की बुक में टोटल इस्तेमाल करोगे। और एंडिंग इन्वेंट्री की कोई एंट्री नहीं बनाओगे, वो क्लोजिंग में खुद बनती है। अच्छा, यहीं पर सवाल याद आया मुझे, एक सवाल पूछा था किसने, हाँ, जवाद ने पूछा था पीरियोडिक और परपेचुअल का। जवाब देखो, अगर भी मौका मिलता है तो मैं तुमको इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। और बल्कि सभी बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, देखो बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई सीखने वाला सवाल पूछते हैं। वरना हर बार एक सवाल आ रहा होता है कि ये आपने ये लिख दिया, इसको चेंज कर लीजिए, या ये समझ में नहीं आया। तो वो चलो आता है, पूछ लेते हैं, बता देते हैं। लेकिन असल चीज यही है कि आप उन क्वेश्चन से लॉजिकल निकालें। मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मैं तुमको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि याद रखो कि ये पीरियोडिक सिस्टम है, ठीक है ना? पीरियोडिक सिस्टम आई आनी आएगा पीरियोडिक में, पीरियोडिक सिस्टम। अगर यही परपेचुअल से बनाते तो कैसे बनाते, ठीक है ना? अच्छा है, मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा। बहरहाल, तो दूसरी एडजस्टिंग एंट्री कोई नहीं है, क्योंकि वो एंडिंग इन्वेंट्री का बता रहा है। तो हम डायरेक्ट बढ़ जाएंगे किसकी तरफ? क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए एक दफा चेक कर लूं, कोई ऐसा ना हो कि मैं 2004 देखा नहीं था मैंने पहले। हाँ हाँ, और तो कुछ भी नहीं है। तो अब डायरेक्टली क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्लोजिंग का काम करते हैं। क्या करेंगे क्लोजिंग के काम में? तो सबसे पहले क्लोजिंग में आप डेबिट कीजिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। अब चूंकि सवाल के आगाज में ही मुझे नजर आया, उसने लिखा है कि एक नई ब्रांच स्टैब्लिश हुई, ठीक है ना? क्योंकि शुरू में लिखा है बिलाल कॉर्पोरेशन न्यूली स्टैब्लिश, इसका मतलब है बिगनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, इस वक्त उसकी वैल्यू मिल है। आप बेशक मत लिखिएगा, मैं तो सिर्फ आपकी मेमोरी में बैठाने के लिए लिख रहा हूँ कि बिगनिंग इन्वेंट्री। फिर उसके बाद परचेजेस, परचेजेस की फिगर है, कहाँ गई ये? 1,20,000। फिर
गुड्स या वही नाम इस्तेमाल किए यहाँ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फ्रॉम हेड ऑफिस, तो पूरा रिसीव भी कह सकते हैं। 480, ठीक है। 480 के बाद मिलिंग हो गई, परचेजेज हो गई, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे, जब तीन चीजें हो गई कि अगर इस सवाल में कोई ऐसा सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट नहीं है तो हम इसके बाद आ जाएंगे आपके पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को अगर हम देखें तो देखिए एक्सपेंस 17,600 है। मैं कैलकुलेटर उठा लूँ लेकिन यार नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बहुत ही वाहियात किस्म का कैलकुलेटर है और मैं भूल जा रहा हूँ लाना। इसको एक थप्पड़ मारो चल पड़ता है, एक थप्पड़ मारो उठ जाता है। 17,600 डेबिट, 600 और डेबिट कितना हो जाएगा? ये सही था ना 16,800। मुझे अभी तक पता नहीं कि उसमें दिल मेरा नहीं ठुक रहा है कि ये सही है कि नहीं है। ठुक रहा है दिल। हाँ अबे क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। हाँ माइनस लगा दिया था। 16,800 प्लस 800 कितना बना? 17,600 प्लस 600 तो टोटल हो गया 18,200। तो आप देख सकते हैं कि और तो कोई एक्सपेंसेस नहीं थे, यही सारे एक्सपेंसेस थे। 18,200 प्लस 1,00,000 फिर प्लस 4,80,000 कितना आ रहा है? 6,18,200। तमाम एक्सपेंसेस क्लोज हो गए। मैं अपना मोबाइल का ही कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ, रिस्क नहीं लेता हूँ क्योंकि 2 दफा ये गलत करा चुका है, बंद हो जाता है बीच में और एक डिजिट भी नजर नहीं आता है। मोबाइल में ये होता है कि बार बार ये बंद हो रहा है तो 18,200 के मैं वो खत्म करता हूँ। 4,80,000 ठीक है। 480 प्लस 120 प्लस प्लस 18,200 ठीक है। दूसरी एंट्री में सेल्स ले लीजिए, ठीक है। सेल्स की क्या वैल्यू है तो करिएगा सेल्स डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और सेल्स है 4,84,000 बस यही है। लेकिन हाँ एक सेकंड एक चीज यहाँ पर और आनी है, और वो आनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिटर्न टू हेड ऑफिस, और वो है 6,000। और एक आनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। एंडिंग कितनी थी भैया? एंडिंग कहाँ गई? एंडिंग थी 16 और 15 31,000। सॉरी मैं जल्दी में उसको लिख दिया। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी तो 4,84,000 प्लस 6 और प्लस 31,000 5,21,000। आप देख सकते हैं कि ब्रांच का जो लॉस बन रहा है वो बन रहा है 6,18,200 माइनस 5,21,000 कितना? 97,200 हेड ऑफिस डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 97,200 ठीक है। अब अगर सिर्फ सवाल के रिक्वायर्ड के हिसाब से चले तो हमने ये ब्रांच का पहला रिक्वायर्ड जो था कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग क्लोजिंग इन द ब्रांच रिक्वायर्ड 1 इस क्वेश्चन का या ए व्हाटएवर जो भी था वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब चूंकि रिक्वायर्ड नंबर 2 में उन्होंने हमसे क्या कहा था कि आप जर्नल एंट्री बनाएं हेड ऑफिस की बुक में जो प्रॉफिट और लॉस को इनकॉर्पोरेट करें और एडजस्टमेंट करें ओवर वैल्यूएशन की। तो अब आपके पास जो एंट्री होनी चाहिए वो बिलाल कॉर्पोरेशन, ठीक है, हेड ऑफिस की बुक, ठीक है,
जर्नल जर्नल एंट्री। याद रहेगा हेड ऑफिस की सारी एंट्री नहीं है, हेड ऑफिस ब्रांच के लॉस को रिकॉर्ड करेगा या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट ब्रांच क्रेडिट 97,200 से। और ओवर वैल्यूएशन में तो होना ही प्रॉफिट है, तो एंट्री उसकी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, एंट्री बना लीजिए, अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। लेकिन इसके लिए तो उसने भी कहा है कि आप अगले रिक्वायर्ड में कंपोजिशन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन, ये आपको लिखना है। ये था आपका रिक्वायर्ड बी, दिस इज नाउ रिक्वायर्ड सी। ठीक है, क्या होगा कि आप पहले लिखते हैं यहाँ पर बिगिनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन जो कि 0 है ही नहीं, प्लस शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन, कितनी थी शिपमेंट 480, और क्वेश्चन में कह रहा था 125% ऑफ कॉस्ट, तो 4,80,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 होगा। ठीक है ना, ओवरऑल निकालने के लिए अभी बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ सबको। 96,000 इसमें से माइनस कर दीजिए रिटर्न का ओवरवैल्यूएशन जो कि 6,000 था, तो 20/125 6,000 का बनेगा सिर्फ 1,200 रुपए। तो टोटल या अनएडजस्टेड ओवर वैल्यूएशन कितना बना 96,000 माइनस 1,200 94,800 माइनस कीजिए एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। अब यहां पर उस ब्रेकअप है, टोटल इन्वेंट्री 31,000 की, लेकिन अब टोटल नहीं लेंगे, आप किसकी लेंगे हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस है 15,000 है ना 15,000 इंटू 25 ओवर 125, 15,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, 3,000 माइनस कर दीजिए, तो आपको नजर आएगा कि 94,800 माइनस 3,000 91,800 का है प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। तो दिस वुड बी द टॉपिक। अगर चाहिए देखने में बहुत बड़ा लगता है जैसा कि कुछ बच्चे कह रहे थे, लेकिन ये जहन में रखो कि बड़ा तो है, मगर अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये जहन में हो कि इसको करना मुश्किल नहीं, बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही आला अंदाज में ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए ये देखो पहली तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास कंप्लीट करने के बाद मैं आपको सिखाता हूँ या बताता हूँ कि ठीक है ये कंप्लीटेड है, नजर आ रहा है सब कुछ सही से। पिक्चर ले लेता हूँ एक अदद, ताकि अगर आप में से कोई बाद में फिर रोना धोना करे कि सर ये नहीं नजर आ रहा वो नजर नहीं आ रहा, तो भाई मुझे दोबारा सॉल्व करके ना देना पड़े। लेकिन इतने सारे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा कहाँ गया। चलें, अब मैं आपको जवाब देता हूँ आगे जाते से पहले। क्या कि अगर यही सवाल परपेचुअल से करते तो क्या होता। अब 2-3 बातें गौर से सुनो, ठीक है, ताकि सब लोग समझ सको जान सको। ये बहुत ऐसे नॉलेज है बेटा जो कि पीरियोडिक और परपेचुअल का बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होता, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता है किस तरह होगा। टीचिंग की दुनिया में भी मैं बहुत से लोगों से इस बात पे है, लेकिन खैर मैं उलझता नहीं हूँ, जिसको नहीं आता मैं खामखा उसको सिखाने की कोशिश नहीं करता। हाँ, जो पढ़ना चाहता है जो सीखना चाहता है उसको सिखा देता हूँ।
तो नहीं आ पाता। और उसकी वजह यह है कि पता है, वजह कुछ और नहीं है, वजह सिर्फ एक ही है। और वजह वो ये है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तमाम लोग, तो हम कभी भी कंप्लीट काम नहीं करते। हमारी पढ़ाई में अक्सर डाटा, अक्सर सवालात अधूरा होता है, आधा हुआ आधा खत्म। यानी कि परचेज का हिस्सा है तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का खत्म हो गया, रेवेन्यू का कोई पार्ट नहीं। तो अक्सर हम लोग चूंकि बिट्स एंड पीसेस में पढ़ रहे होते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। तो मैंने जैसा तुम्हें कहा था कि अगर इसको पढ़ना है तो एक लीग्स एंड लीग्स की किताब है, उसके जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है, उस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के साथ उसने एक एनेक्सर दिया है आखिर, उसमें पढ़ सकते हो, या मैंने अपने पार्ट 1 के नोट्स में शामिल किया है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। अब ये हिस्सा साफ कर रहा हूँ वापस, क्योंकि मैं ब्रांच को समझ लो, और इससे ब्रांच से कोई ताल्लुक नहीं, समझ लो कि ये एक आम कंपनी भी ऐसे ही हो सकती है। देखो अगर होगा तो क्या फर्क है। सबसे पहले, क्योंकि आप में से मेरे पास चंद बच्चे ही हैं, क्योंकि मैं पहले पढ़ा नहीं रहा था, तो आप में से चंद ही लोग हैं जो मेरे पास थे, तो मैं आपको एक बात पहले सिखा दूं कि देखो, पहले तो लफ्ज पीरियोडिक और परपेचुअल क्या है, इसको समझो। पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का दो सिस्टम। किसको रिकॉर्ड करने का? इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये दो सिस्टम क्यों बनाया गया। इसको इसलिए बनाया गया ये दो सिस्टम कि बिजनेसेस जो थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। हमारे जो फर्स्ट पार्ट 1 से हमें याद होता है पीरियोडिक या परपेचुअल, उससे ये याद होता है कि पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री की वैल्यू आखिर में निकालते, परपेचुअल सिस्टम में बार बार निकालते, 3 कॉलम बने होते थे। हाँ, वो भी सही बात है, लेकिन उसकी वजह से वो तो कैलकुलेशन है, बेसिक वजह क्यों होती थी कैलकुलेशन। तो दरअसल हुआ क्या, शुरू में जब बिजनेस छोटा होता है, लोअर बिजनेसेस होते हैं, तो वहां पर पीरियोडिक सिस्टम सफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि छोटा बिजनेस एक जगह मौजूद है, ऑनर बैठा हुआ है, देख रहा है कि माल खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, इतना खरीदा इतना बेचा, इतना खरीदा इतना बेचा, इतना बच गया, चल गया काम। लेकिन परपेचुअल सिस्टम वहां होता है जहां बिजनेस बहुत बड़े होते हैं, जहां पे एक आदमी के लिए ये बात मुश्किल होती है कि वो तमाम चीजों के कमिंग और आउटगोइंग पे एक साथ नजर रख सके। तो वहां तो असल अकाउंटिंग सिस्टम ही है क्या? परपेचुअल। पीरियोडिक में जुगाड़ है, जो मेरे से मुझे ख्याल है बासित ने पूछा था कि सर आपने ये एंडिंग क्यों लिखी है। अब देखो, ये पीरियोडिक में असल में होता क्या है कि ये एंडिंग आ रही है क्लोजिंग के वक्त, लेकिन ये जो एंडिंग आ रही है क्लोजिंग के वक्त, ये खुद क्लोज नहीं हो रही। असल में मसला क्या है कि बल्कि एक काम करते हैं, मैं अभी आता हूं। पहले क्या काम करते हैं कि मैं आपको यही सवाल करके दिखाता हूं कि अगर इसको मैं परपेचुअल से करने को कहूं तो क्या तब्दीली आएगी। ठीक है, और याद रहे कि परपेचुअल सिस्टम से जब करेंगे तो हर चीज नहीं चेंज होगी, सिर्फ इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग चेंज होगी। अच्छा, बुनियादी फर्क क्या रखा गया, मैं पहले बोल रहा हूं फिर मैं उसको लिख के दिखा रहा हूं। पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री के हर दफा के अलग अलग नाम थे। मसलन खरीदा तो परचेजेस बोला, वापस किया तो रिटर्न बोला। अच्छा, सेल्स को अलग रख दो, सेल्स की बात नहीं है, खरीदने की बात है। फिर जो आखिर में बच गया एंडिंग, वही आखिर अगली दफा के लिए क्या हो गया, बिगनिंग। तो बे इंतहा अलग अलग नाम थे। और यहाँ ब्रांच अकाउंटिंग में जब हेड ऑफिस से आया तो एक नया नाम आ गया, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। वापस किया तो एक और अकाउंट खोल दिया जिसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो सोचो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक ही चीज है, लेकिन उसके परचेजेस अलग, परचेज रिटर्न अलग, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अलग, कितने अलग अलग अकाउंट खुल गए, बिगनिंग अलग एंडिंग अलग, पहचानना मुश्किल है। अब परपेचुअल में उसके मुकाबले में क्या है, बोला एक अकाउंट रखो जिसका नाम रखो मर्चेंडाइज। और कैसे, सुनो। अब जब पहली एंट्री बनेगी परपेचुअल में, तो वो एंट्री क्या बनेगी, वहां क्या बनाएगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फ्रॉम हेड ऑफिस। यहां बनेगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हेड ऑफिस।
यानी सिर्फ एक अकाउंट खुल गया जिसका नाम है मर्चेंडाइज। ओवर वैल्यूएशन सोल्यूशन वैसे ही रहेगा। सॉरी यार, दूसरी एंट्री में वहां परचेजेस था, फिर यही मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, कितने से 1,20,000। तो दोनों में सिर्फ क्या फर्क आया कि एक ही अकाउंट इस्तेमाल हुआ और उस अकाउंट का क्या नाम रख दिया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अच्छा, अब यहां तक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और थर्ड एंट्री कोई चेंज नहीं, सेल्स में चेंज नहीं होगी, सेल्स की सेम एंट्री, फोर्थ सेम एंट्री, 5 सेम एंट्री। अब 6 में पहुंचे, क्या बनाई थी तुमने, हेड ऑफिस डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिटर्न टू, क्या लिखोगे, हेड ऑफिस डेबिट एक अकाउंट, कौन सा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कितने से 6,000, एक अकाउंट, ठीक। उसके बाद और कहीं पे नहीं। अब उसमें लेकिन क्या हुआ कि एक बात समझनी पड़ेगी कि एक हमें बनानी होगी एडजस्टिंग एंट्री। अब एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 तो सेम रही, लेकिन हमने बेसिकली जो एंडिंग इन्वेंट्री दी थी, तो एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब है इन्वेंट्री क्या कर दी, सोल्ड कर दी। पीरियोडिक में हम बेसिकली हमने देखो कि यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री की कोई एंट्री नहीं बनाई, लेकिन इसमें एक तरह से हमें ये वाली एंट्री बनाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए एक अलग, यहाँ पे इसके सामने ही कर देता हूँ, कंपटीशन करनी पड़ेगी, कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंपटीशन कोई डिफरेंट नहीं है, ये वही कंपटीशन है, नजर आ रहा है सही, देखो जरा मॉनिटर पे जाके करीब, हाँ ठीक है चलेगा। ये वही है जो हम ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट में करते थे, क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग जो कि 0 थी, प्लस परचेजेस, कितने से थी परचेजेस, 1,20,000, फिर प्लस वो रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। जब बाद औकात एक बच्चे मुझसे पूछने लगे कि सर आप यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मर्चेंट, मैंने कहा भाई ये अकाउंट की बात थी, वहां अकाउंट में एक नाम, ये तो स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट में तो हम किसी को बता रहे होते हैं, तो इसमें हम उसका वही नाम लिखेंगे, ये परचेज ये रिसीव। हम ये एंट्री की बात कर रहे हैं कि यहाँ एंट्री में एक ही नाम इस्तेमाल होगा, स्टेटमेंट में वैसे ही लिखेंगे। यही माइनस कर दो रिटर्न, जो अभी वो शायद रिटर्न का पूछ रहे थे, 6,000, और आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। कितना आएगा, मोबाइल पे ही करूं, 1,20 और 4,80 तो हो गए आपके 5 और 6 लाख से माइनस कर दूं 6,000, 6 लाख से 6,000 माइनस कर दूं तो यार गलत ना हो, 5,94,000 माइनस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितनी थी, 31,000, माइनस कर दो 31,000, कितना बचा, माइनस करते हैं, ऐसे आपको भी नहीं पता होगा, पूछ के आ रहा हूं मैं। 594 माइनस 31, 5,63,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहाँ लिख दो 5,63,000 का कॉस्ट। ये एंट्री अगर हम अपने पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें परपीचुअल का, तो अमूमन ये एंट्री हम बनाते थे कहाँ पर, फॉरेन सेल्स के नीचे, सेल्स के साथ बनती थी, अभी भी बन सकती है, लेकिन अब चूंकि इस वक्त डाटा सारा एक साथ दे दिया है, इकट्ठा करके दे दिया है, तो हम इसको आखिर बना रहे हैं। अगर कहे तो आप इसको वहां भी बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बनाना, अभी यही बनाना। अब इसके बाद बढ़ जाओ किसकी तरफ, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री की तरफ बढ़ते हो तो पहली एंट्री जब बनाओगे तो इसमें एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिखने के बाद क्या चीज लिखोगे, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट किया था ना, इसको क्रेडिट, और फिर एक्सपेंसेस को वैसे ही, ये आ जाएगा 563,
ये आ जाएगा 18,200। कितना बन गया? 563 और 18,200। 563 प्लस 18,200 5,81,200। दूसरी एंट्री में सिर्फ सेल्स लिखो। अब एंडिंग इन्वेंट्री लिखने की जरूरत नहीं, कोई रिटर्न भी नहीं। क्या क्रेडिट करो? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 4,84,000। इन दोनों का डिफरेंस लो। 581,200 माइनस 4,84,000। चेक करो हेड ऑफिस डेबिट, बल्कि बनाने की क्या जरूरत है? प्रॉफिट की एंट्री या लॉस की एंट्री वही अमाउंट दे रही है जो अमाउंट तुमने पीछे निकाली। अब जरा दोनों को कंपेयर करो, क्या फर्क है? इसके क्लोजिंग में भी, क्लोजिंग पर इसके क्लोजिंग में क्या था? बिगनिंग, परचेजेस, हेड ऑफिस, एंडिंग और रिटर्न और एंडिंग। कितनी एंट्रीज थी? कितने पॉइंट थे जो नए थे? 1 2 3 4 5। यही 5 अकाउंट यहां एक साथ इकट्ठे होकर किसमें आ गए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। काउंट करो, बिगिनिंग तो है नहीं। अच्छा बिगिनिंग चलो नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो वही बात हो गई, सिर्फ प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो गई। अब कोई बात बच्चे सोच सकते हैं आप में से, है ना? बासित कह रहा था कि एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ है? तो देखो इसमें तो हमने खास एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी, क्या इसमें रिकॉर्डेड है? तो एक काम करो, एक अदद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जरा टी अकाउंट बना के चेक। बताओ पहली एंट्री में कितने से डेबिट था? 480। दूसरी एंट्री में कितने से डेबिट था? 120। और इस एंट्री में कितने से, इस एंट्री में कितने से क्रेडिट हुआ? बल्कि एक मिनट, एक और एंट्री है, 6,000 यहाँ भी क्रेडिट हुआ था। छठी एंट्री में 6,000 से यहाँ क्रेडिट हुआ और इसमें क्रेडिट हुआ एडजस्टिंग एंट्री के अंदर 563,000। जरा चेक करो डेबिट साइड पे बचा हुआ कितना है? तो 480 प्लस 120 माइनस 6 माइनस 563। कितना आ रहा है? फिर से दोबारा करता हूं। 480 प्लस, अच्छा वो मैंने प्लस माइनस कर दिया था, 120 ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस 569 आ रहा है, बिल्कुल सही। 31,000। क्या ये वही 31,000 नहीं है जिसको तुमने यहाँ रिकॉर्ड किया? तो ऑटोमेटिकली तुम देखो कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग उतनी ही बच रही है जितनी है। तो बेसिकली पीरियोडिक सिस्टम में यहां मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दो वजह से लाते हैं। एक वजह होती है कि परचेजेस में से और हेड ऑफिस के रिसीव में से वो वैल्यू को कम कर दे जो नहीं बिक सकी। सोचो ना, तो लिखा हुआ था ना कि परचेजेस में से 15,000 नहीं बिके, या शायद परचेज में 16,000 नहीं बिके और हेड ऑफिस में से 15 नहीं बिके, तो वो कम कर देते। तो उसने उसको कम कर दिया और रिटर्न वगैरह भी सब क्लोज हो गए। तो बेसिकली ये है पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम। छोटे बिजनेसेस या एक आम बिजनेस में पीरियोडिक सिस्टम इस्तेमाल होता है और बड़े बिजनेसेस में परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल होता है। पीरियोडिक में हर मर्चेंडाइज से रिलेटेड लातादाद अकाउंट होते हैं, यानी इवन ये कि जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है वो भी यहाँ पे होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। परपेचुअल में वो भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब सोचो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को ऐड करते हैं या नहीं करते हैं परचेजेस में? तो वो भी परचेजेस में ऐड होता है, वो मटेरियल इन्वेंट्री में ऐड होता है या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में ऐड होता है। तो बहरहाल ये देखो, एक दफा में बैठ के या एक दफा में बात डिस्कशन से सारी बात नहीं होगी, इसको प्रॉपर वे में लेके जाओ, देखो। लेकिन अगर नहीं है तो भाई मत करो जोर, मत परेशान हो, पीरियोडिक से करवा रहा हूँ, ठीक है? तो बताना मुझे किस हद तक समझ में आया, किस हद तक बात समझ में नहीं आई। इंशाल्लाह अब इसको बंद कर रहा हूँ, अगला लेक्चर इसके बाद शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बताते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।